हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अकेडमिक्सल। बच्चों में आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री और हीट ट्रांसफर से रिलेटेड जो हमारा जो चैप्टर है उसका लेक्चर नंबर 1। तो यहाँ पर जो है हम इसको स्टार्ट करेंगे और जो है देखेंगे कि क्या क्या चीज हम यहाँ पर जो है इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे कोट ऑफ द डे से। तो हमारा जो कोट है वो हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डजंट हार्ड वर्क। जो है हार्ड वर्क जो है वो बीट हो जाता है कब, बीट कर देता है टैलेंट वर्क को, जबकि क्या हो जाता है टैलेंट वर्क जो है हार्ड वर्क करना बंद कर देता है। तो मेन जो चीज है वो है हार्ड वर्क करेंगे तो जो है टैलेंट भी क्या होता है, एक बार को पीछे होता है ना। तो ये जो है आपको मोटिवेट करने के लिए जो है कोर्स है। और जो है हमारा जो है लेक्चर है थर्मल एक्सपेंशन, थर्मोमेट्री, कैलोरीमेट्री और जो है हीट ट्रांसफर। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर में हम क्या क्या जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे हमारे, वो रहेंगे क्या, टेम्परेचर स्केल, इन सब टेम्परेचर से रिलेटेड रहेंगे। साथ ही जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट, इन चीजों को जो है आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जो है हम सबसे पहले जो है ले रहे हैं क्या, टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर जो है अगर हम बचपन से इस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं कि टेम्परेचर जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, तो इसको आपको करेक्ट करना चाहिए, है ना। कि जो है डिग्री ऑफ हॉटनेस तो एक चीज है ही सही, लेकिन इसको और ज्यादा जो है हम जो है किस तरीके से जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो जो है दो तरीके हैं, है ना, दो तरीके हैं यहाँ पर। पहला तरीका क्या है, किस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं कि जो ये टेम्परेचर है ये किस वजह से, जैसे हम हीट करते हैं, किसी बॉडी को हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो काइनेटिक एनर्जी, उनमें क्या हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी गेन करते हैं, तो जो है रेंडमली मूव करने लगते हैं। तो जो है उन पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी के एवरेज, पोटेंशियल एनर्जी भी लेते हैं हम, आइडियल केस में पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर नहीं करते। तो जो है उन पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी को के इक्वलेंट जो क्वांटिटी आती है उसको क्या कहते हैं हम, टेम्परेचर, है ना। तो इस फॉर्म में भी लिखते हैं क्या, एक तो पहली चीज क्या, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, एक तो इस फॉर्म में लिखते हैं हम जो है टेम्परेचर को। फिर जब हम बात करते हैं ये क्या है, पहले हम डेफिनेशन देते थे, जो अब जो डेफिनेशन है हमारी उसको आप ध्यान दें क्या, इट इज डिफाइंड is the average kinetic energy of the defined is the equivalent, है ना, इक्वलेंट है क्योंकि हम जो है इक्वल नहीं बोल सकते ना, ठीक, हाँ, ऑफ द मॉलिक्यूल्स, है ना। इस फॉर्म में जो है हम क्या कहते हैं, टेम्परेचर को डिफाइन करते हैं। और इसको और अच्छे से अगर डिफाइन करें तो जो है हम अगर थर्मोडायनेमिक्स में जीरो फ्लो पढ़ते हैं ना, तो जब थर्मोडायनेमिक्स का जीरो फ्लो पढ़ते हैं तो वो क्या है, मैं देखूं यहाँ पर जीरो फ्लो, थर्मोडायनेमिक्स जीरो फ्लो ऑफ ठीक, जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है, इसके अंदर हमारा ऑब्जर्वेशन निकल करके आता है क्या, कि स्टेटमेंट लिख दूं पहले मैं, है ना, स्टेटमेंट लिख दूं या जो है इसको एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पर पहले मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ बच्चों। क्या, देखें, अगर हम क्या ले, तीन सिस्टम ले और ये जो है इसको क्या करें हम, जो है बाहर से इंसुलेट कर दें, है ना, पूरा इंसुलेट कर दिया और अंदर जो है तीन सिस्टम कुछ इस तरीके से देखना कि ये जो है ये इंसुलेटेड है। हम्म, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या है, इंसुलेटेड है, ये वाला। और ये क्या है आपका, हीट फ्लो कर सकती है यहाँ बी से, तो ये ए बी और सी, है ना,
ए बी और सी जो है क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसमें? थर्मल इक्विलिब्रियम में। ए बी के साथ में है और बी किसके साथ में? सी के साथ में। क्या है? ए बी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ठीक, और बी किसके साथ में? सी के साथ में थर्मल इक्विलिब्रियम में। तो हमने ये देखने हैं कि जब अगर हम क्या करें, इस थर्मल वॉल को, जो आपकी जो इंसुलेटिंग वॉल है, इसको हटा करके यहाँ अगर रख दें तो यह देखने को मिलेगा हमें कि जब हम क्या कर दें इसको इस तरीके से, जैसे ही इसको हटाएं, इसको इंसुलेट कर दिया और इसको क्या कर रहे हैं, अब जो है कंडक्टिंग वॉल रख रहे हैं, तब ये देखने को मिलेगा कि ये ए और सी के साथ में भी क्या है, आपस में पहले से ही थर्मल इक्विलिब्रियम बना हुआ है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर क्या है, सेम है। यहाँ पर जो है थर्मल इक्विलिब्रियम जो है एक क्वांटिटी, ऐसी क्वांटिटी है जो कि क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। उस क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम? टेम्परेचर। यहाँ पर जो है जब ये क्या हो रहा है, इस तरीके का प्रोसेस हो रहा है ना, तो यहाँ पर एक क्वांटिटी कांस्टेंट बनी रहती है, वो क्वांटिटी जो है वो हमेशा क्या होगी? टेम्परेचर। तो इसको क्या कहेंगे, जो है हमारा एक डेफिनेशन ये, सेकंड डेफिनेशन ये, और थर्ड डेफिनेशन ये। थर्ड डेफिनेशन क्या? इफ वन, है ना, इसको ऐसा लिखें, वन सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम with second, ठीक, and second system is in thermal equilibrium with third, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है then one quantity remains constant, ठीक है ना, remains constant in each system, which is called temperature। इस क्वांटिटी को क्या कहते हैं हम? टेम्परेचर कहते हैं। तो ये जीरोथ लॉ भी यही कहता है। जीरोथ लॉ के अंदर जो क्वांटिटी हमारे को कांस्टेंट मिलती है वो क्या है? हमारा टेम्परेचर है ना। क्योंकि टेम्परेचर को जो है डिफाइन करने के लिए जो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस है, ये जो हम एक्सपेरिमेंट जो हम ये पढ़ते हैं ना कि गर्म करें और एक को जो है, एक बॉडी गर्म है दूसरी बॉडी ठंडी है, ये कितनी गर्म है या कितनी गर्म जो है ठंडी से रिलेटेड है ना। अगर इसको आप देखना ना, अभी जैसे कोल्ड के दिन है, सर्दियों के दिन है, तो अगर मैं यहाँ पर जो है ना, इसको आप जो है महसूस कर सकते हैं कि मैं अभी मान लीजिए कि जो है जो टेम्परेचर है उससे मैंने क्या किया, अपने हाथ को डाल दिया किसमें? एक ठंडे पानी में, ठीक है ना, बिल्कुल ठंडे पानी में, और फिर उसके अंदर उसको मैंने डिप किया किसमें? गर्म में, और फिर वापस में किस गर्म में डालूं, तो जो मैं पहले जो, अगर मैं डायरेक्ट गर्म में डाल देता तब मुझे वो कैसा महसूस होता, और अब मैंने ठंडे से हाथ डाल करके फिर क्या किया? गर्म में डाला, तब महसूस कैसा हो रहा है? दोनों में अलग अलग। क्योंकि अगर मैंने डायरेक्ट डाल दिया होता तो मेरा को बहुत ज्यादा गर्म महसूस होता, लेकिन अगर मैंने क्या किया, पहले ठंडे में किया और जो है फिर क्या किया, गर्म में हाथ डाला, तो जो है उतना गर्म हमें महसूस नहीं होगा। इसी तरीके से देखिएगा कि हमारे पास में दो चेयर है ना, एक वुडन चेयर है और एक मेटल की चेयर है। दोनों जो है सनलाइट में रखे हुए हैं। 1 घंटे बाद जो है आप किस पर बैठना पसंद करेंगे? इस पर बैठना पसंद करेंगे। ऑब्वियसली बात है, वुडन पर ही बैठेंगे, क्योंकि जो है मेटल वाली तो क्या हो चुकी होगी, बहुत ज्यादा हीटेड हो चुकी होगी, है ना। तो क्या आप यहाँ पर कह सकते हैं कि टेम्परेचर किसका ज्यादा है? टेम्परेचर किसका ज्यादा, वुडन वाली का या फिर मेटल वाली का? अब यहाँ पर देखिए, दोनों को हीट तो क्या मिली है, सेम टाइम के लिए मिली है, लेकिन जो है टेम्परेचर जो है आपको, आप कहेंगे किसका टेम्परेचर ज्यादा, किसका?
स्टील जो है मेटल वाली का, लेकिन जो टेम्परेचर है वो दोनों बॉडीज का क्या है, सेम है। टेम्परेचर क्या है, दोनों बॉडीज का सेम है। वहां पर जो डिफरेंस है वो किस चीज का है, हीट ट्रांसफर का। जो वुडन बॉडी है वो हमारी बॉडी तक हीट ट्रांसफर उतनी आसानी से नहीं करती है, लेकिन जो मेटेलिक बॉडी है वो हीट ट्रांसफर बहुत आसानी से करती है। इसलिए जो है वो हमें क्या होगा, ज्यादा गर्म महसूस होने लगेगा, ठीक है। जबकि टेम्परेचर क्या था, दोनों का सेम था, है ना। तो इस तरीके से जो है उसको डिफाइन नहीं करते हॉटनेस और कोल्डनेस की फॉर्म में। किस फॉर्म में, जो है हीट ट्रांसफर की फॉर्म में डिफाइन करते हैं टेम्परेचर को, एक चीज। और दूसरी चीज जो है ये क्या, यहाँ पर जब हीट ट्रांसफर हो जाती है तो इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो कांस्टेंट जो क्वांटिटी मिलती है वो जो है हमारी क्या होती है, टेम्परेचर, ठीक है ना। एसआई यूनिट जो होती है उसकी, एसआई यूनिट वो क्या होती है हमारे पास में, डिग्री सेल्सियस होती है या फिर केल्विन। एसआई यूनिट तो केल्विन ही हम यूज करते हैं, है ना। केल्विन, ये क्या है, एसआई यूनिट हमारी क्या है, केल्विन है। इसका ध्यान रखें, कैपिटल के से यूज करते हैं हम, क्योंकि जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में एक और क्वांटिटी को यूज करते हैं, वो क्या है हमारे पास में, डिग्री डिग्री सेल्सियस, है ना। डिग्री सेल्सियस के अंदर वो, फिर जब हम बात करते हैं तो हमारे पास में टेम्परेचर मेजर करने के लिए अलग 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 क्या है, टेम्परेचर स्केल्स हैं। तो टेम्परेचर स्केल्स को देख लेते हैं साथ ही, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ ही रहे हैं। तो जो है हमारे पास में टेम्परेचर को मेजर करने के लिए क्या है, अलग अलग टेम्परेचर स्केल्स हैं। तो वन बाय वन देखें अगर, तो टेम्परेचर स्केल जो है डिफाइन कैसे किया गया है कि हम जो है दो पॉइंट लेते हैं, एक क्या बॉइलिंग पॉइंट और एक क्या मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। और उसको जो है जनरली जो है हमने स्टैंडर्ड बनाया किसके लिए, वाटर के लिए, है ना। वाटर के लिए अलग अलग जो है टेम्परेचर स्केल्स के साथ में जो स्टैंडर्डाइजेशन देखा है वो किसके साथ में, वाटर के साथ में देखा है। क्योंकि वाटर को जो है हम स्टडी करना हमारे लिए ज़्यादा आसान होता है, टेम्परेचर का वेरिएशन जो है वहाँ पर हम आसानी से कैलकुलेट कर पाते हैं। वो जो है हमारे को एक जो है उसकी लिमिट भी जो है हमने पहले से डिफाइन की है, जो स्टैंडर्ड जो है वो वाटर के लिए हम लेते हैं। यहाँ पर दो चीज़ों की हमें हमेशा जरूरत पड़ती है कि जो ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट है, क्या, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। उसको हमने क्या बोला है, लोअर लोअर फिक्स्ड पॉइंट, क्या, लोअर फिक्स्ड पॉइंट। और ऐसे ही हमारे पास में एक और पॉइंट जो है वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, ये फ्रीजिंग पॉइंट भी हो सकता है ना, क्योंकि सेम ही टेम्परेचर होगा। इसको बोलते हैं क्या हम, ये है बॉइलिंग पॉइंट, ये है क्या, अपर फिक्स्ड पॉइंट, क्या, अपर फिक्स्ड पॉइंट, ठीक। दोनों पॉइंट्स का ध्यान रखें। ये क्या है आपका लोअर जो है LP मेल्टिंग पॉइंट, और जो है UFP वो क्या है, बॉइलिंग पॉइंट। अब जब जो है हम बात करें किसकी, डिग्री सेल्सियस स्केल की, तो अलग अलग स्केल्स में एक जो है यूनिफॉर्मिटी है। वो यूनिफॉर्मिटी जो है किस तरीके की है, हम उसको देखें एक बार कि अगर मैं यहाँ पर क्या लेता हूँ, डिग्री सेल्सियस का कोई टेम्परेचर लेता हूँ, ठीक। तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट के साथ में किस तरीके से रिलेट करता है वो देखें। यहाँ पर हमेशा क्या आएगा, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, LFP। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, इस वाले टेम्परेचर स्केल के लिए वो क्या आएगा, LFP आएगा, है ना। यहाँ पर भी क्या आएगा, LFP आएगा। लेकिन दिक्कत ये है कि LFP आपको पता होना चाहिए, है ना। LFP डिग्री सेल्सियस में LFP यहाँ पर जो है इसको किस फॉर्म में, टेम्परेचर माइनस LFP अपॉन UFP माइनस LFP, इस फॉर्म में। ये जो है हमारे क्या है, हमेशा एक कांस्टेंट टर्म है। ये क्या है, हमारे हमेशा एक कांस्टेंट टर्म आती है, तो सभी के जो है कांस्टेंट इक्वल हो जाते हैं। ये क्या है हमारे पास में, देखें LFP डिग्री सेल्सियस में ये कितना होता है, मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री होता है ना, 0 होता है।
और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया यूएफपी, ये 100 डिग्री सेल्सियस माइनस 0, ये हमारा जो है क्या हो गया डिग्री सेल्सियस। जब हम डिग्री फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट में जो हमारा एलएफपी होता है, क्या एलएफपी, वो होता है कितना 32, कितना होता है बच्चों 32। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है वो किसके इक्वलेंट है, हमारा 0 डिग्री सेल्सियस के इक्वलेंट होता है। मतलब जो है लोअर फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा या लोअर मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्या है हमारा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। बॉइलिंग पॉइंट क्या है 212, कितना है 212 माइनस 32, ठीक। ये ऐसे ही अगर मुझे जो है और कोई पैमाना लेना हो, कोई भी जो है स्केल लेना हो, तो जो है हम जैसे मैं केल्विन स्केल लेता हूँ तो केल्विन माइनस फिर से मेल्टिंग पॉइंट जो है हमारा मतलब एलएफपी वो कितना है 273.16 अपॉन ये कितना हो जाएगा 373.16 माइनस 273.16, ठीक। और ये स्टैंडर्ड हमारा है ही सही, क्या टी माइनस एल एफ पी अपॉन यू एफ पी माइनस एल एफ पी, ये हमारे पास में टेम्परेचर स्केल। अब कोई अननोन नया जब भी आएगा तो आप जो है इसको क्या मान सकते हैं कि स्टैंडर्ड मान सकते हैं, इसी का यूज करें और सोल्व कर ले चीजों को, है ना। तो यहाँ पर इसका यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस जो है आसानी से सोल्व हो जाते हैं। जो आपने स्टैंडर्ड पढ़ा होगा जो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन, वो यहीं से आ जाता है फिर इन दोनों से, है ना। जैसे कि क्या होता है ये डिग्री सेल्सियस ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180, ये हो जाएगा हमारा 5 टाइम कैंसिल और ये हो जाएगा 9 टाइम्स कैंसिल। तो जो है हमारा क्या हो जाएगा डिग्री फ़ारेनहाइट वो कितना आ जाएगा, हो जाएगा 5/9 सेल्सियस प्लस 32। ये जो है हम क्या निकाल सकते हैं डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट में, डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें डिग्री फ़ारेनहाइट में। तो ये जो है आप टेम्परेचर जो है स्केल्स जो है हम इसको यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ऐसा। और ये वाला जो स्केल था तो इसको भी जो है हम यहाँ पर रख सकते हैं, देखें ठीक। तो इससे जो है हम इस टेम्परेचर स्केल को देख सकते हैं। यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास में, देखना जैसे कि डिफरेंट टेम्परेचर स्केल्स ही हमने देख ही लिए, इसी के साथ में ही कवर हो गए तो ठीक। तो आगे देखना एक क्वेश्चन जो है हम ले लेते हैं इससे रिलेटेड, देखते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन जो है आपको बताता हूँ तो जो है आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। क्या कह रहे हैं, एक ये जो है यहाँ पर डिग्री सेल्सियस है और ये क्या है डिग्री फ़ारेनहाइट है, क्या है ये डिग्री फ़ारेनहाइट। आपसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पर मैं 4 अलग अलग तरीके की क्या करता हूँ लाइन्स ड्रॉ कर देता हूँ। पहली लाइन ये, दूसरी लाइन ये, तीसरी लाइन ये और फोर्थ लाइन ये अलग अलग लाइन से कौन कौन सी यहाँ पर इसको जो है हम ठीक है ए बी सी और डी। तो आपसे पूछ रहे कि जो है कौन सा जो ग्राफ है वो रिप्रेजेंट कर रहा है सी और एफ के लिए, है ना। जब एक्स एक्सिस पे सी और वाई एक्सिस पे क्या हो एफ है, तो कौन सा ग्राफ जो है आपके लिए ज्यादा सुटेबल होगा। तो यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करने जाएंगे तो जो है आप देखेंगे कि अभी अभी हमने जो है डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या लिखा है 5/9 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये लिखा है ना, ये लिखा है। देन जो है आप इसको क्या कर सकते हो यूज कर सकते हो और बता कर सकते हो। यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या है हमारा स्लोप, स्लोप कैसा है पॉजिटिव, ये कैसा है पॉजिटिव स्लोप है और जो इंटरसेप्ट है वो भी क्या है हमारा पॉजिटिव है। तो कौन सा ग्राफ आएगा, कौन सा आएगा स्लोप पॉजिटिव, बी का स्लोप पॉजिटिव और ए का स्लोप पॉजिटिव है। और इंटरसेप्ट देखें तो ए में तो नेगेटिव
इंटरसेप्ट आ रहा है और बी में क्या आ रहा है, पॉजिटिव, देन जो है हमारा आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। इस तरीके की जो है चीजें आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और भी जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए थर्मोमीटर इज मार्क्ड एज 10 डिग्री। फ्रीजिंग पॉइंट जो है 10 डिग्री सेल्सियस 10 डिग्री दे रखा है एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है 150 दे रखा है। अब क्या कह रहे हैं, अ टेम्परेचर ऑफ 60 डिग्री सेल्सियस ऑन दिस थर्मोमीटर विल बी रीड सेज। जो है 60 डिग्री को जो है सेल्सियस को के इक्वलेंट जो है ये जो थर्मामीटर बनाया नया न्यू है ना, इस पर जो है वो कितना टेम्परेचर शो होगा। जबकि जो है इस पर जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना, फ्रीजिंग पॉइंट मतलब वही मेल्टिंग पॉइंट, वो हमारा 10 है आ रहा है ना। चलिए तो यहाँ पर जो है क्योंकि डिग्री सेल्सियस से कंपेयर करा रहे हैं तो जो है हम ये क्या कर लेते हैं, डिग्री सेल्सियस माइनस 0/100 माइनस 0 इक्वल टू क्या था हमारा टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर T माइनस LFP लोअर फ्रीजिंग पॉइंट, वो कितना था हमारा, यहाँ पर इस नए स्केल में 10 दे रखा है। अपर फ्रीजिंग पॉइंट जो है हमारा, अपर फ्रीजिंग पॉइंट ओके, यहाँ पर अपर फ्रीजिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ये दे रखा है 150 माइनस और लोअर फ्रीजिंग पॉइंट वापस से 10। तो जो है ये कितना टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस में 60, तो 60 कैसे रिप्रेजेंट होगा, 60/100 T माइनस 0/140 बच गया ये हमारे पास में। आगे देखिएगा ये एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 14 × 6 T माइनस 10। ठीक, तो जो है हमारे पास में क्या आ गया, T माइनस 10 इज इक्वल टू 84 आ गया। ये हो गया 84 और ये हो जाएगा 94, क्या हो जाएगा 94। जो 60 डिग्री सेल्सियस अगर डिग्री सेल्सियस पे दिख रहा होगा तो यहाँ पर वो कितना आएगा हमारा 94 आएगा। तो जो है ये हमारा जो है 94 टी क्या हो जाएगा आंसर, 94 आंसर होगा। ठीक है, तो इसको जो है हम बाद में रखेंगे, अभी तो छोड़ देते हैं। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। और ऐसे हम जो है टेम्परेचर स्केल का यूज कर सकते हैं अलग अलग जो है टेम्परेचर की कैलकुलेशन के लिए। आगे देखें, हम जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट की बात कर रहे हैं, हीट की, है ना। तो हीट जो है क्या है, अगर हम हीट देखें तो जैसे कि हमने बात करी किसकी, पहले हमने बात करी किसकी, प्रेशर की बात करी है, पोटेंशियल की बात करी है। तो हीट जो है उसी से रिलेटेड है कि जहां पर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी की। जब हम क्या करते हैं किसी मटेरियल को जो है हीट करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स जो है क्या करते हैं, एनर्जेटिक होते हैं और एनर्जेटिक होने की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, मूव करते हैं। तो ये बेसिकली होता क्यों है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो टेम्परेचर डिफरेंस जो है जब एक जगह से दूसरी जगह के बीच में, एक जगह और दूसरी जगह के बीच में क्या हो जाएगा, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी का फ्लो देखा जाता है ना। जो है काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम देखें तो जो है क्या, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो है उसकी एनर्जी ट्रांसफर जो है वो इस तरीके से होती है कि वो जो है हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ मूव करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो है वो हाई एनर्जी रीजन क्या होता है, जहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, और लो एनर्जी रीजन क्या है, जहाँ पर टेम्परेचर कम है। तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से एक क्वांटिटी जो है क्या होती है, एक एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव करती है ना। चाहे से मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल ट्रांसफर ना हो, लेकिन जो है एक क्वांटिटी का क्या देखा गया है, फ्लो देखते हैं, वो क्वांटिटी क्या है, हमारी हीट। तो यहाँ पर जब आप इसको डिफाइन करेंगे तो क्या है, एनर्जी एसोसिएटेड विद configuration of configuration and random motion of the atom and molecules within a body is called internal energy। वो internal energy है ना। जब आप क्या करें उसको हीट कर रहे हैं या फिर जो उसके मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी। आगे क्या, द पार्ट ऑफ दिस इंटरनल एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। जो ये एक जगह से दूसरी जगह जो है एनर्जी का ट्रांसफर है, ये किसकी वजह से, टेम्परेचर की वजह से। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है इसको क्या कहते हैं हम, हीट। ठीक,
जो एनर्जी जो ट्रांसफर हो रही है उसको क्या कह देते हैं हम, हीट कहते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, है ना। हीट जो है किसकी वजह से, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो है फ्लो करती है। बाकी है क्या, ये इंटरनल एनर्जी। तो इसको इस फॉर्म में देखना। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो एसआई यूनिट हमारी क्या है, बेसिकली क्या है, ये एनर्जी है ना, ये एक तरीके की एनर्जी है। तो यहाँ पर एसआई यूनिट क्या है हमारे पास में, जूल ही है ना। क्या है एसआई यूनिट, क्या, जूल है। आगे देखें, ये जो क्वांटिटी है ना, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, क्या, इसको आप ऐसे भी समझें कि जब हम पढ़ रहे थे क्या, वर्क वर्क एनर्जी और हीट, क्या, वर्क एनर्जी और हीट। जब हम मैकेनिकल वर्क पढ़ते हैं ना, मैकेनिकल वर्क पढ़ते हैं, तो वर्क जो है किस में कन्वर्ट होता है, वर्क जो है कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में। वर्क कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में। तो एक, अब जब हम बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की, जब हम टेम्परेचर की बात करते हैं तब जो है, जो वर्क है ना, जो वर्क है वो किस में कन्वर्ट होता है, या वो जो है, सॉरी, जो एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट होती है, हीट में, है ना। तो यहाँ पर जो है दोनों के बीच में, चाहे से मैकेनिकल वर्क हो रहा या फिर क्या हो रहा हो, आपका टेम्परेचर की वजह से हीट, मतलब ये भी हीट ट्रांसफर है, ये भी एनर्जी ट्रांसफर है, और ये भी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर है। दोनों ही क्या है, एनर्जी ट्रांसफर। देखिए ये एनर्जी ट्रांसफर क्या है, जैसे हमने चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, तो एनर्जी का क्या है, ट्रांसफर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है इंटरचेंज हो रही है एक दूसरे में। तो ये जो है मैकेनिकल वर्क की फॉर्म में आपको दिखाई दे रहा है, जो है हो क्या रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है। यहाँ पर भी क्या हो रहा है, या एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर है वो जो है किससे रिलेटेड है, हीट से। यहाँ पर जो एनर्जी ट्रांसफर है वो किससे रिलेटेड है, वर्क से। तो ये जो है आपको एक बेसिक डिफरेंस भी पता चलेगा, लेकिन इन दोनों में भी आपस में रिलेशन निकल करके जो है आज आएगा, तो उसको भी हम जो है देखेंगे कि वर्क जो है डायरेक्ट किस में, हीट में, वर्क जो है डायरेक्ट किस में, हीट में भी कन्वर्ट हो सकता है क्या, ये भी हम देख लेंगे, है ना। यहाँ पे ऐसा यूनिट तो क्या है, जूल है। और अगर हम एक और जो है स्टैंडर्ड यूनिट की बात करें, ठीक, तो जो है हमारे पास में क्या आती है, अदर यूनिट में वो आती है क्या, कैलोरी, ठीक, जिसको हम CAL से लिखते हैं। तो ये जो है एक हमारे पास में स्टैंडर्ड है क्या, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल, क्या, इस फॉर्म में। तो ये जो है बड़ा स्टैंडर्ड है, याद रख सकते हैं इसको, है ना। अब यहाँ पर जो है मैकेनिकल इक्विवेलेंट हम जो है पढ़ने वाले हैं, एक जो क्वांटिटी है, क्योंकि हमने अभी बात करी, ये इसमें कन्वर्जन देखा, ये इसमें कन्वर्जन जो है हम जनरली देखते हैं, क्या करें। अब यहाँ से जो है एक रिलेशन हमारे पास में आता है कि जो है वर्क जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी किसमें, वर्क जो है हीट में कन्वर्ट हो सकता है, और हीट जो है क्या, एनर्जी में कन्वर्ट हो सकती है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे वर्क कैन बी कन्वर्ट इन हीट एंड वाइस वर्सा। मतलब जो है हीट को, वर्क को हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और हीट को किस में, वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो है जूल का जो है एक ऑब्जर्वेशन था, जिसमें क्या कह रहे थे कि हीट जो है कैन बी कन्वर्ट इनटू वर्क, हीट जो है कैन बी कन्वर्ट इनटू वर्क। तो यहाँ से जो है एक प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट लगाया, तो ये क्या आया, जे, जिसको बोलते हैं हम क्या, मैकेनिकल कांस्टेंट, क्या, मैकेनिकल कांस्टेंट, जिस जो है मैकेनिकल वाटर जो है इक्विवेलेंट भी इसको हम मैकेनिकल वाटर इक्विवेलेंट इसके नाम से भी जानते हैं। तो J इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर J इज इक्वल टू H/W, क्या हो गया, H/W, मतलब
H/W, इसकी जो वैल्यू आती है ये कितनी आती है 4.18 कैलोरी पर जूल। क्या आ गया? कैलोरी पर जूल। तो यहाँ पर जब देखेंगे तो 1 कैलोरी इक्वल टू डिवाइड में लग जाएगा कैलोरी पर जूल इक्वल टू 4.8, वो यहीं से आता है ना, यही वो रिलेशन है। तो कुछ इस तरीके की जो है हीट से हमारा रिलेटेड ऑब्जर्वेशन है। हम बात करने वाले हैं किसकी? कैलोरीमेट्री, क्योंकि हीट जो है, हीट को जो है हमारा को बहुत सारा पढ़ना है, तो हम बात कर लेते हैं किसकी? कैलोरीमेट्री की भी। तो कैलोरीमेट्री क्या है बच्चों? कैलोरीमेट्री जो है स्टडी ऑफ हीट ट्रांसफर। तो जो है हीट जो है कैलोरीमेट्री इज द ब्रांच ऑफ हीट विच डील्स विद इट्स मेजरमेंट। जो है हीट का जो से रिलेटेड जो भी मेजरमेंट है वो हम किस में पढ़ रहे होते हैं? कैलोरीमेट्री के अंदर पढ़ रहे होते हैं। तो जो है यहाँ पर देखें, कैलोरीमेट्री बहुत ही जो है पूरा का पूरा जो पार्ट है वो किसका है? अभी हमारे पास में कैलोरीमेट्री का ही पार्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री की बात कर लेते हैं। जो कैलोरीमेट्री है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है? तो यहाँ पर देखें, अगर हम जो है दो बॉडी को क्या करें, आपस में कांटेक्ट में रखें, एक बॉडी का टेम्परेचर अलग है, दूसरी बॉडी का टेम्परेचर अलग है, और दोनों को क्या कर दिया? आपस में रख दिया। कांटेक्ट फिजिकल कांटेक्ट हो या वर्चुअल कांटेक्ट हो, कोई जो है उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में क्या होगा? एनर्जी का ट्रांसफर होगा, हीट का ट्रांसफर होगा। और हीट का ट्रांसफर तब तक होगा जब तक कि दोनों का टेम्परेचर एक जैसा ना हो जाए, या उसको जो है जो दोनों का टेम्परेचर एक जैसा आ जाता है उसको हम स्टेडी स्टेट बोलते हैं, है ना। तो स्टेडी स्टेट ना गेन कर ले तब तक जो है दोनों के बीच में क्या होता है? एनर्जी का ट्रांसफर होता रहता है ना। तो एनर्जी ट्रांसफर रेट क्या हो जाती है? कांस्टेंट। तो एक जो है बॉडी हीट गेन कर रही होगी, दूसरी हीट लूज कर रही होगी। जितनी हीट लूज कर रही होगी उतनी हीट गेन कर रही होगी दूसरी बॉडी, है ना। तो ये क्या है? अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, if two bodies having different temperature, क्या हो? different ठीक, and placed in contact, then there will be a heat transfer until their temperatures become equal, ठीक। this situation है ना, this situation is known as steady state, है ना। इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं हम? स्टेडी स्टेट। जब क्या होता है, एक बॉडी जो है हीट गेन कर रही होती है, दूसरी बॉडी हीट लूज कर रही होती है, और दोनों का टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, ठीक। इस सिचुएशन में क्या हो जाता है? हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। क्योंकि ये तो क्या हो रहा होता है? हॉट बॉडी तो जो है हीट लूज कर रही होती है, और कोल्ड बॉडी क्या करती है? हीट गेन करती है। तो जो है दोनों का जो है यहाँ पर हीट लॉस और हीट गेन जो है क्या हो जाता है?
इक्वल हो जाता है ना। तो हीट की रेट के फ्लो होने की रेट जो है क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, टेम्परेचर जो है क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है ना। तो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जिसका यूज करके हमारे को आगे की जो है हमारी जो कैलकुलेशंस होगी और जो हमारे कंसेप्ट होंगे उसको हमारे को समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या बात कर रही है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो हीट कैपेसिटी मतलब जो है किसी बॉडी की कैपेसिटी है, ये बेसिकली क्या है, किसी बॉडी की कैपेसिटी है कि वो हीट को, क्योंकि हीट टर्म है ना यहाँ पर देखे, हीट को कितना स्टोर करके, कैपेसिटी से मतलब कितना स्टोर करके रख पाती है या नहीं रख पाती। अगर जो है किसी बॉडी की कैपेसिटी हीट स्टोर करके रखने की ज्यादा है, देन क्या बोलेंगे, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा है। और अगर जो है उसकी हीट को स्टोर रखने की कैपेसिटी कम है तो क्या बोलेंगे, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को एक टर्म तो ऐसे ध्यान रखें, क्या है, एबिलिटी ऑफ substance to store the energy ठीक, स्टोर दी एनर्जी, हाँ इसको रख देते, ठीक। अब यहाँ पर देखें अलग अलग बॉडीज को आप देखें, है ना, जब आप अलग अलग बॉडीज को देखेंगे तो आप ये पाएंगे, जैसे हमने क्या किया, एक आप मान लीजिए कोई भी मेटेलिक बॉडी, उसको क्या किया आपने, गर्म किया ना, और बिल्कुल रेड हॉट कर लिया, है ना, गर्म करके बिल्कुल क्या कर लिया, गर्म कर लिया और बिल्कुल रेड हॉट हो गया। अब उस जो है उसको जो है आप जहां से गर्म कर रहे थे उससे हटा दे, ठीक, और 10 मिनट बाद देखें तो आपको क्या, वो गर्म लगेगा, है ना। जैसे आप नाइफ को गर्म कर ले, वो जो है 10 मिनट बाद क्या नहीं होगा, उतना गर्म नहीं रहेगा। जबकि आपने जब उसको गर्म किया था तो जो है उसका टेम्परेचर बहुत रेड हॉट हो गया था ना, मतलब आप समझ सकते हैं कि ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आ गई होगी, ज्यादा टेम्परेचर हो गया होगा। लेकिन मैं कहूंगा आपको कि अब जो है आप पानी को गर्म करें, है ना, उसी जगह पर क्या करें, पानी को गर्म करें, और पानी को गर्म करने के बाद में मान लीजिए बॉईल कर दें, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस हो गया, और फिर 10 मिनट बाद देखें, आप देखेंगे कि पानी अभी भी गर्म होगा। पानी क्या होगा, अभी भी गर्म होगा, कंपेयर टू जो है मेटल जो था, मेटल 10 मिनट्स में क्या हो गया, बहुत ज्यादा क्या हो गया, कूल डाउन हो गया। लेकिन जो है वाटर जो है उतना जल्दी कूल डाउन नहीं हुआ। तो आप क्या कहेंगे कि जो वाटर है उसके पास में हीट को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज्यादा है ना, जबकि मेटल जो था उसकी हीट को स्टोर करने की कैपेसिटी क्या थी, कम। तो इसी वजह से जो है हम देखते हैं कि जब हमारे को हीट को स्टोर करने की बात आती है तो कूलेंट के तौर पर जो है हम किसको यूज करते हैं, वाटर को यूज करते हैं। बहुत जगह जो है वाटर को किसके फॉर्म में, कूलेंट के तौर पर यूज करते हैं, कि वो क्या करता है, हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है और अपने अंदर रखे रखता है ना। और जब हमें रिलीज करनी होती है तब वो रिलीज भी नहीं करता है, तो वो क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और जो है वो क्या नहीं करता, हीट को रिलीज उतनी जल्दी नहीं करता है। जैसे कि हम जो है जब बीमार हो जाते हैं तो बोलते हैं कि पानी की सिकाई करें, तो वो सिकाई किस लिए की जाती है, कि जो है पानी जो है जब आप उसको गर्म कर लेते हैं तो जो है वो क्या नहीं होता, जल्दी से ठंडा नहीं होता है ना। तो ये जो है किसकी वजह से, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और ये मटेरियल्स में देखा गया है कि अभी तक का हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का जो मटेरियल है वो क्या है, आपका वाटर है, ठीक है। तो उसको हम देख लेंगे क्या क्या जो चीजें, एक तो इस फॉर्म में याद हम देखते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की, है ना, अब ये डिफाइन कैसे होगा मैथमेटिकली, है ना, इसको भी देखेंगे। स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट ये क्या है ना, जब हम स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे हैं उस टाइम पर जो हीट जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं ना, उसको क्या कह रहे हैं, हम स्पेसिफिक हीट कह रहे हैं, है ना। जब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के टाइम की जब हम बात कर रहे हैं, ठीक, तब जो है उसका टेम्परेचर को चेंज में देख रहे हैं ना, उस पर टेम्परेचर के चेंज को देख रहे हैं, तो जो उस टाइम पर जो हीट है वो क्या हमारी स्पेसिफिक हीट है। स्पेसिफिक हीट क्या है, किसी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना, चेंज करना, है ना, किसी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करना, चेंज करना। तो वो टेम्परेचर में चेंज कैसे, क्या कि
इफ या इसको ऐसे कह रहे हैं टेम्परेचर amount of heat required to rise the temperature of a substance by 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक, बाई 1 डिग्री सेल्सियस। अमाउंट जो है अमाउंट ऑफ, ठीक, ऑफ 1 ग्राम, ठीक, 1 ग्राम ले लें या 1 kg ले लें, दोनों के लिए हम डिफाइन कर लेते हैं उसको, ठीक। तो जो यहाँ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है वो क्या है, हमारी स्पेसिफिक हीट है। यहाँ पर देखेंगे ना, कई बार दोनों को एक जैसा टर्म यूज कर लेते हैं। यहाँ पर जो हीट दे रहे हैं, है ना, यहाँ पर जो हीट दे रहे हैं क्यों, मान लीजिए कि हमारे पास में एक ज्यादा मास है ना, एक बड़ा बीकर है और एक छोटा बीकर है। तो अगर हम सेम अमाउंट की हीट दें, ठीक, तो सेम टेम्परेचर राइज करने के लिए किसको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, मेरे ख्याल से ज्यादा मास वाले को ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कम वाले को कम हीट में ही क्या हो जाएगा, उसका टेम्परेचर जो है सेम टेम्परेचर तक राइज हो। मैं कहूँ कि 10 डिग्री सेल्सियस तक छोटे वाले का तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन तो उसमें कम हीट देनी पड़ी, लेकिन जो ज्यादा मास वाला है उसको ज्यादा टाइम तक हीट देनी पड़ेगी। मतलब कि जो हीट जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई, हीट क्या हुई, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई ना। सिमिलरली अब जो है हमने क्या कर दिया, दोनों मास क्या कर दिए, सेम कर दिए, और एक का टेम्परेचर बढ़ा है 10 डिग्री सेल्सियस, दूसरे का बढ़ा है 20 डिग्री सेल्सियस। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा बढ़ाना है उसको हीट ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि मास कांस्टेंट है। तो जो है हीट जो है टेम्परेचर डिफरेंस के भी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी जब हम स्पेसिफिक हीट की बात करें। तो यहाँ पर जो हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुई एम और डेल्टा टी के। तो यहाँ जो है प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट हटा रहे हैं, उसको लिख रहे हैं क्या, एस। क्या लिख रहे हैं, एस। एस क्या है हमारे पास में, जो ये मैथमेटिकल क्वांटिटी थी, है ना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये क्या है हमारी, वही है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस क्या है हमारी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको देख लेंगे, है ना, यहाँ पर देखना अभी जो है यही वाली क्वांटिटी से ये जो फॉर्मूला जो हमारे पास है इससे ये कैसे डिफाइन होगी, इसको जो है अभी हम देखने वाले हैं। तो यहाँ एस इक्वल टू क्या जाएगा, क्यू बाई एम डेल्टा टी। एस इक्वल टू क्यू बाई एम डेल्टा टी। यहाँ क्या है देखना है इसको, अगर मैं यहाँ कहूँ कि क्यू तो जो है हमारे पास में है, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस किसी बॉडी का, अगर टेम्परेचर डिफरेंस मेरे को चेंज करने में मान लीजिए 1 डिग्री सेल्सियस से अलग अलग मैंने 4-5 बॉडी ले ली, है ना, 4-5 बॉडी ले ली और मैं जो है सभी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से जो है चेंज करना चाह रहा हूँ। तो 1 डिग्री सेल्सियस से जब हमें टेम्परेचर चेंज करना होगा तो ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। जिसको ज्यादा हीट देंगे, मास भी सेम ले लो, तो जिसको ज्यादा हीट देंगे उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो जिसको हीट ज्यादा देनी पड़ रही है उसको उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या है, ज्यादा। मतलब अब यहाँ पर देखें, वाटर को देखें, आप वाटर को ज्यादा टाइम तक गर्म करते हैं तभी ज्यादा गर्म होता है वो। अभी आप देखना, जो मेटल वाला एग्जांपल लिया था ना, मेटल तुरंत गर्म हो रहा था, लेकिन वाटर क्या नहीं होता, तुरंत गर्म नहीं होता। जिसको ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है उसकी हीट कैपेसिटी भी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी क्या है, ज्यादा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किससे पता चलती है कि कितनी हीट हमें उसको देनी पड़ रही है सेम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर राइज करने के लिए, है ना। तो यहाँ से जो है हमारे को पता चलती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अलग अलग मटेरियल्स के लिए क्या करो, सेम मास लो, सेम टेम्परेचर डिफरेंस लो, तो जो है अमाउंट ऑफ हीट क्या आ जाएगी, एस, है ना। तो यहाँ पर जो है मैंने ले लो 1 ये ले लिया 1 ग्राम और टेम्परेचर डिफरेंस 1, देन अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू क्यू। ये हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसके लिए क्या होगा, एस ज्यादा आएगा, या जिसके लिए क्यू ज्यादा आएगा उसके लिए एस भी क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ से जो है हम अलग अलग मटेरियल्स की क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं। एसआई यूनिट जो है वो क्या आती है हमारे पास में, एसआई यूनिट आती है जूल पर केजी,
पर केल्विन, है ना, या फिर डिग्री सेल्सियस वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो है अगर मैं ग्राम में बात करूँ, है ना, ग्राम में बात करूँ, क्योंकि हमारे लिए जो है ज़्यादा आसान जो है कैलकुलेशन किसकी रहती है, ग्राम की कैलकुलेशन रहती है। किलो और जूल में जो है, जूल में हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी जो है हमारे को दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम ना करें, जो है सीजीएस में हमारे लिए जो है केल्विन में और कैलोरी के अंदर हम जब कैलकुलेट करें तो आसान रहता है। ये क्या है, एस इक्वल टू इसको, है ना, इसको देखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर। जब हम बात करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, तो वो क्या है, जब यहाँ अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज जो सब्सटेंस है वो क्या ले लें, वाटर ले लें, तो हमारे पास में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस वाटर वो क्या आती है हमारे पास में 4200 जूल में भी लेंगे, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है ना। ये इसको अगर चेंज करना है तो हम जो है इसको क्या लिख लेते हैं 4.2, ये नियरली 4.8 जो आ रहा था ना वो हमारा, तो 4.18 जो आ रहा था उसको 4.2 ले लिया हमने यहाँ पर। ये क्या आ जाएगा हमारे पास में किलो जूल केजी केल्विन, तो जो है ये क्या हो जाएगा हमारे पास में जूल पर केल्विन भी 4.2 ही आ जाएगा। और इसको अगर हम चेंज करें 4.2 का डिवाइड लगा दें इसमें, तो ये हमारे पास में क्या जाएगा 1 कैलोरी डिवाइड लगाते ही 1 कैलोरी हो जाएगा, 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, या डिग्री सेल्सियस इनवर्स एक ही बात है ना, दोनों चीजें ले सकते हैं, ठीक। एक दूसरी जो है इसी तरीके से किसके लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ हमारे आइस और वेपर दोनों के लिए सेम होती है ना। ये क्या है हमारे पास में देखना, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस एंड वेपर वो कितनी होती है, एस आइस बोल दो या एस वेपर बोल दो, है ना, दोनों के लिए सेम होती है। ये जस्ट हाफ कर दो, इसका याद रखना भी आसान है, जस्ट क्या कर दो हाफ, ये हो जाएगा 2100 जूल पर केजी पर केल्विन, या फिर क्या हो जाएगा इसको जो हम लिख सकते हैं क्या 2.1 किलो जूल केजी पर केल्विन, और सिमिलरली यह आ जाएगा 0.5 कैलोरी ग्राम पर केल्विन। इस फॉर्म में भी जो है इसको याद रख सकते हैं, अलग अलग जो है तरीके से हम इसको देखें, है ना। यहाँ पर जो है अलग अलग क्वेश्चंस करने के लिए इस क्वांटिटी इन जो ये डेटा है इसकी जरूरत पड़ेगी, तो हम जो है उसको देख ही लेंगे। अभी 1 बाय 1 जो है हम इस पे स्टार्ट करते हैं देखना। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ये हमने देख ही लिए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टेम्परेचर ऑफ सिल्वर बार राइज बाई 10 डिग्री सेल्सियस, जो है कितना से 10 डिग्री सेल्सियस से उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। व्हेन इट एब्जॉर्ब 1 किलो जूल ऑफ एनर्जी बाय हीट, जो है क्या कर रहा है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हो रहा है, जब क्या कर रहे हैं इसको हम 1 किलो जूल एनर्जी दे रहे थे। द मास ऑफ द बार इज 500 ग्राम, ठीक। डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिल्वर, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जो है बात कर रहे हैं वो जो है सिल्वर की कितनी है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। Q कितना दे रहे हैं हम 1 किलो जूल, Q कितना दे रहे हैं 1 इंटू 10⁻³ जूल में, है ना, जूल में दे रहे हैं तो इसको कन्वर्ट, ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। अब जो है हमारे पास में मास m कितना है हमारे पास में 500 ग्राम, तो जो है ये हमारे पास में कितना हो जाएगा 0.5, ठीक है ना, 0.5 केजी में हम लिख लेते हैं। एस जो है ये हमारे को कैलकुलेट करना है और 10 डिग्री सेल्सियस इसका टेम्परेचर डिफरेंस है, ठीक। तो यहाँ से अगर इसको मैं डिवाइड में ले लूँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या फिर इसको इतना करने की जरूरत ही नहीं थी, है ना, सीधे हम 5 लिख सकते थे। तो ये आ जाएगा एस इक्वल टू आ गया हमारे पास में
एस इक्वल टू 1 इंटू 10⁻³/5, ठीक है, मतलब 0.2 इंटू 10⁻³। ये क्या आ गया, जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक है ना। जिसको अगर हम यहाँ पर लिखें तो हो जाएगा 0.2 इंटू 1000 था, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 200, है ना। अभी आप इसको कंपेयर करें तो वोटर के कंपेयर में तो काफी कम है ये, है ना। वोटर के जूल पर केजी पर केल्विन, ठीक। हम जो है इस इन्हीं कंसेप्ट को यूज करके हम जो हमने कैलोरीमेट्री जो पढ़ा है उस तरीके के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखिएगा कि यहाँ पर देखें, ये हमारे पास में वोटर है, क्या है, वोटर है। इसको मान लीजिए ये जो है 100 ग्राम वोटर है, 100 ग्राम वोटर है। इसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस है। इसको हम जो है ठीक है, छोटा ले लेता हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस। इसको हम मिक्स कर रहे हैं जो है 10 ग्राम वाटर के साथ में। ये भी वाटर है ना, ये भी वाटर है और ये भी क्या है हमारा वाटर है। और टेम्परेचर क्या है इसका, हम बोल रहे हैं क्या 80 डिग्री सेल्सियस, क्या 80 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, दोनों को मिक्स किया और दोनों को मिक्स करने के बाद में हम इसका इक्विवेलेंट टेम्परेचर पता करना चाह रहे हैं ना, ठीक। इफ both are mixed, then what will be the temperature of mixture at steady state। जब स्टेडी स्टेट मिलेगी तब जो है मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा, एक कांस्टेंट टेम्परेचर आ चुका होगा दोनों का, वो हमारे को पता करना है। तो यहाँ पर जब स्टेडी स्टेट आएगी तब हमने जो है प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ जो है थर्मोमेट्री, वो क्या कहता है हमारे को, हीट, सॉल्यूशन में देख लेंगे, सॉल्यूशन में हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी, ठीक है ना। दोनों क्या होंगी, ये इक्वल होगी। तो हीट लॉस कौन कर रहा होगा, हॉट बॉडी, ये कौन सी है, ये वाली, और कोल्ड क्या है, ये। तो यहाँ पर जब दोनों का मिक्स होगा तो ये जो है टेम्परेचर आ जाएगा, कोई भी इक्विवेलेंट टी आ जाएगा, है ना। दोनों का इक्विवेलेंट टेम्परेचर क्या आ जाएगा, टी। तब जो है हमारे पास में ये हीट लॉस करेगा तो ये क्या होगा, M1S, तो दोनों में सेम है। डेल्टा टी क्या होगा, इसका टेम्परेचर जो है क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। डिक्रीज कैसे, 80 डिग्री सेल्सियस से कुछ टेम्परेचर क्या हो जाएगा इसका टी, इतना टेम्परेचर डिफरेंस आएगा। और हीट गेन कौन करेगा, वो, ये क्या हो जाएगा M2S, दोनों वाटर है, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना जो है, ये अभी इतना है, बाद में क्या हो जाएगा इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो डेल्टा टी तो हमारे को पॉजिटिव ही लेना है हमारे को, तो हो जाएगा T-20, ठीक। अब जो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये कितना होगा, इसको देखें, ये हो गया हमारे पास में, दोनों को लिख लें, यहीं पे लिख लेता हूं मैं। ये हो जाएगा हम 10 इंटू, ऐसे तो एस कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों मटेरियल क्या ऐसे में वाटर है, और ये 80 माइनस टी, ये हो जाएगा M2 कोल्ड बॉडी, तो हो जाएगा 100 T-20, ये कैंसिल हो गया इससे। आगे देखें, ये क्या बचा, 80 माइनस टी इज इक्वल टू 10T माइनस 200, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसको इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 11T, और ये हो जाएगा हमारे पास में 280, ठीक। तो T इज इक्वल टू हो जाएगा 280/11, ये क्या
तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 22 तो 2 और 6 तो ये 25, नियरली क्या आ जाएगा 25 डिग्री सेल्सियस। अभी देखें इसका टेम्परेचर जो था वो क्या हो गया, बढ़ करके मिक्सर का टेम्परेचर वो क्या आ गया 25 डिग्री सेल्सियस के नियरली जो है वो इक्वल आ जाएगा। ठीक है ना, ऐसा है। तो इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इन सब चीजों को। आगे देखें, थर्मल कैपेसिटी। थर्मल कैपेसिटी एक ऐसी टर्म है जिसको हमारे को यूज करना होता है। हाँ देखें, जब हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग तरीके की जब हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो हमारे पास में निकल कर के आएगा कि हमारे पास में सिर्फ वाटर ही नहीं है ना यूज करने के लिए, हमारे पास में अलग अलग तरीके के मटेरियल्स हैं जिसको हमारे को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो हर मटेरियल की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या जो है हर बार गिवन नहीं होती है। ठीक, तो ये क्या करा इन्होंने, एक नई क्वांटिटी डिफाइन कर ली कि जब हम जैसे कि हम एक बीकर है उसके अंदर पानी को गर्म कर रहे हैं, है ना, बीकर है उसके अंदर पानी को गर्म कर रहे हैं, उसमें जो है हमारा स्टीरियर भी है, एक स्टीरियर से भी क्या कर रहे हैं हम उसको घुमा रहे हैं, तो हीट तो जो गेन कर रहे हैं वो जो है वाटर भी गेन कर रहा है, और जो हमारा जो वेसल है मान लीजिए वो स्टील का है वो भी गेन कर रहा है, जो स्टीरियर है जिससे आप घुमा रहे हैं वो भी गेन कर रहा है, अगर हमने उसमें थर्मोमीटर लगा रखा है तो वो भी गेन कर रहा है ना। तो अब हर एक की क्या नहीं करते ऐसे, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं देते, उसका मास नहीं देते, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं देते, वो क्या कहते हैं कि एक ऐसी क्वांटिटी जनरेट कर ली गई है जिसको हम क्या कहते हैं थर्मल कैपेसिटी। सेम अमाउंट ऑफ हीट क्या कर जो है कि क्या, ये जो हीट है वो सेम अमाउंट ऑफ हीट गेन करेगी जितना कि वाटर जो है हमारा गेन कर रहा होता, तो उसके इक्विवेलेंट मास जो है वो जितनी हीट गेन कर रहा होता उतनी हीट कौन गेन कर रहा होता, ये मटेरियल गेन कर रहा होता। तो यहाँ जो है क्या है, इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू a substance to rise the temperature up to same extent which is given to water of same mass and same टेम्परेचर। सेम जो है टेम्परेचर और सेम जो है मास, जो हम वाटर को हीट देते उतनी हीट जो है किसको भी दे रहे हैं, इस सब्सटेंस को हम दे रहे हैं। ये तो जो है यहाँ पर क्या है, ये हमारा आ जाता है क्या, इसको हम डिफाइन करते हैं थर्मल कैपेसिटी। ये क्या है हमारे पास में, थर्मल कैपेसिटी ये होता है हमारे पास में एम एस, क्या होता है एम एस, एम इंटू एस, ये क्या है हमारी थर्मल कैपेसिटी है। ध्यान रखेंगे इसको, तो बहुत सारी जो है हमारी चीजों के जो है कैलकुलेशन उसमें क्या है, नहीं मास नहीं देना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी नहीं देनी पड़ेगी, कई बार सिर्फ क्या हो जाएगा एम एस देंगे, है ना, या थर्मल कैपेसिटी देंगे, थर्मल कैपेसिटी से ही क्या हो जाएगी हमारी चीजें, जो इसको यूज कर लेंगे। टेम्परेचर जो है डेल्टा टी जो है टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर राइज हो रहा होगा इनका भी, तो हमारे लिए आसान हो जाएगा कैलकुलेट करना। ठीक है ना, इस तरीके से कुछ एग्जाम्पल जो है हम यहाँ पर करके देख लेते हैं। यहाँ देखिएगा क्या कह रहे हैं, when 300 joule of heat is added to 25 gram of sample of a material, ठीक, its its temperature rises from 25 to 45 डिग्री सेल्सियस। क्या कह रहे हैं, 300 जूल जो है हीट दे रहे और कितने ग्राम को, 25 ग्राम को, जिससे कि उसका टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। आगे क्या कह रहे हैं, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सैंपल एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द मटेरियल रेस्पेक्टिवली गिवन बाय।
तो क्या क्या पूछ रहे हैं आप, आपसे थर्मल कैपेसिटी पूछी जा रही है और जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो पूछी जा रही है। ठीक, तो इस पे थर्मल कैपेसिटी क्या हो जाएगी हमारे पास में, वो क्या होगी, एम एस होती है। तो जो है एम एस किसके इक्वल है, वाटर के इक्वल है ना। वाटर जो है हमारा कितना 25 ग्राम, और एस कितना होता है वाटर का, वाटर का जो ऐसे स्पेसिफिक कैपेसिटी ग्राम में जब ले रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा 1 कैलोरी। ठीक है ना, 1 कैलोरी कितना हो जाएगा 25। अगर यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगी हमारे पास में, ये होती है केजी में। अच्छा मैं यहीं पे लिख देता हूँ इस वाले में, ये हो जाएगी हमारे पास में क्या केजी, और इसकी हो जाएगी केजी पर, नहीं एक मिनट, जूल पर केजी पर केल्विन। तो ये केजी से केजी जूल पर केल्विन है ना, क्या होगी जूल पर केल्विन, ये हो जाएगी हमारे क्या जूल, जूल पर केल्विन। तो यहाँ पर जो है जूल नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे कैलोरी पर केल्विन, या कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस ऐसा है ना। तो ये तो हमारी क्या हो जाएगी थर्मल कैपेसिटी हो जाएगी। आगे देखना इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक, इस मटेरियल की। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखना Q इजकल टू क्या होता है एम एस डेल्टा टी, S इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में Q M डेल्टा टी। ठीक, यहाँ पर जो है इसको कैलकुलेट कर लेंगे, जो है हमारे को ज्यादा दिक्कत नहीं है। Q कितना दे रखा है हमारे को, ये 300 जूल दे रखा है, M जो है 25 इंटू 10⁻³ -3, और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस कितना 20 का। तो इसको सोल्व कर लेंगे, देन हमारी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में 250 10 11 12 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 12 टाइम्स, और ये हो जाएगा 10 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 6/10⁻²। तो 600 इसको लिख लेंगे किसमें, क्योंकि हमारी ये यूनिट है जूल पर केजी पर केल्विन है ना, जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है ना, इस फॉर्म में। आगे देखें, नेक्स्ट इसी तरीके का क्वेश्चन है ना, क्या देखना, टू स्फेयर्स मेड ऑफ सेम सब्सटेंस, दो जो है स्फेयर है सेम सब्सटेंस के बने हुए है वो डायमीटर, और जो है डायमीटर का रेशियो दे रखा है 1:4। देयर थर्मल कैपेसिटीज आर इन द रेशियो ऑफ, जो है उनकी थर्मल कैपेसिटी किस रेशियो में होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो थर्मल कैपेसिटीज ये क्या होती है एम एस होती है ना। तो रेशियो ले लेते हैं 1 का, और ये रेशियो, ये 1 1 और ये 2 2। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं सेम सब्सटेंस, तो एस तो क्या हो जाएगा दोनों का सेम हो जाएगा, और इनकी जो है डायमीटर के रेशियो दे रखे हैं हमारे को। तो डायमीटर से क्या मतलब है हमारा रेडियस है ना, तो डायमीटर जो है देख लेंगे यहाँ पर, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक, अब जो डेंसिटी है क्योंकि सेम सब्सटेंस के हैं तो डेंसिटी भी क्या होगी सेम ही होगी, तो डेंसिटी भी कैंसिल हो जाएगी। ये वॉल्यूम जो है ये वॉल्यूम देखें, ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 क्यूब। तो ये आ जाएगा हमारे पास में R1/R2 का होल क्यूब, ये आ गया। R1/R2 ये हमारे को कितना दे रखा है 1:4 दे रखा है, जो रेशियो डायमीटर का वो रेडियस का भी होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा 64, 1:64 इज द आंसर। ठीक है ना, ये हमारा जो है आंसर होगा। ठीक, इसी तरीके से जो है हमारे को आगे की चीजें देखनी है, वो भी जो है हम इस पे
देखें क्या कह रहे हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है लेटेंट हीट। लेटेंट हीट क्या है? जब हम बात करते हैं लेटेंट हीट, तो जो बेसिक लेटेंट हीट का मीनिंग है वो होता है क्या, जो एनर्जी हीट मतलब है ना, जो एनर्जी हमने जो हीट दी है वो मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए, मतलब कि ये जो है हिडन हीट है, इसको क्या बोलेंगे आप दूसरे तरीके से, हिडन हीट, जो कि सिर्फ किस में काम आ रही है, मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड को तोड़ने में। वो बॉन्ड कौन सा, जैसे कि हम वाटर के मॉलिक्यूल्स को अगर देखें तो उनके जो है मॉलिक्यूल्स के बीच में H2O और H2O, दूसरे H2O के और एक H2O के बीच के जो बॉन्ड है जिनसे वो जुड़े हुए हैं ना, ताकि जो है वो अट्रैक्शन जो है वो वीक हो जाए। ठीक, तो उस तरीके का जो है एनर्जी जो हीट की फॉर्म में जो है दे रहे हैं, तो वो जो है हमारी क्या है, लेटेंट हीट। ये लेटेंट हीट जब है क्या, जब बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए यूज आ रही है, तो ये जो एनर्जी है, ये जो हीट है, ये आपको टेम्परेचर चेंज करते हुए दिखाई नहीं देगी। सिर्फ यहाँ पर क्या होता है, जो है सब्सटेंस की फेज चेंज होती है। अब फेज कौन सी है, अगर वो सॉलिड है तो लिक्विड में, और अगर लिक्विड है तो गैसेस स्टेट में वो कन्वर्ट होता है ना। तो लेटेंट हीट क्या है, इट इज it is defined as the amount of heat required to change the state of a substance at constant temperature। ठीक है ना, टेम्परेचर चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है उसको क्या कहते हैं हम, लेटेंट हीट कहते हैं ना। यहाँ पर आगे देखें, जो लेटेंट हीट है, क्योंकि हमने जो है स्पेसिफिक हीट देखा, तो स्पेसिफिक हीट जो है हमारी क्या, मास और टेम्परेचर दोनों पर डिपेंड करती है, लेकिन यहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, सिर्फ किस पर डिपेंड करती है, मास पर, है ना। तो यहाँ पर जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगेगा, तो क्या आ जाएगा, एल। एल जो है ये क्या है हमारे पास में, Q/M, इसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट, है ना। इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट। एसआई यूनिट जो हो जाएगी इसकी क्या, एसआई यूनिट वो हो जाएगी हमारी जूल पर केजी, क्या हो जाएगी, जूल पर केजी। अदर यूनिट की बात कर लेंगे तो जो है कैलोरी हो जाएगी, जो है ये कैलोरी हो जाएगी, ये ग्राम केजी, अलग अलग यूनिट्स में इसको हम देख सकते हैं ना। तो मेनली जो है हम, क्योंकि वाटर की बात करते हैं, अलग अलग सब्सटेंसेस की बात करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो दो तरीके से हम जो है जब हम वाटर की बात करते हैं, आइस किस में कन्वर्ट हो रहा है, वाटर में। अगर जो है हम आइस की बात करें, 0 डिग्री सेल्सियस का आइस ले, है ना, वो कन्वर्ट हो रहा हो किस में, वाटर में, तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ही क्या हो जाएगा, वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस का आइस और 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर जो बनेगा, वो लेटेंट हीट जो होगी उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, है ना, फ्यूज हो रहा होगा, तो क्या बोलेंगे इसको, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ये क्या होगी, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to change the state of a substance from solid to liquid state at constant temperature। ठीक है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड है, ठीक, उसको क्या कहते हैं हम, वो इन द स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ 1 ग्राम या 1 kg, है ना, यहाँ पर हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे हम, एल एफ से, किससे, एल एफ से।
अगर हम, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं किसके लिए, लेटेंट हीट ऑफ जो है फ्यूजन किसके लिए, वाटर के लिए है ना। तो फॉर आइस बोल दें तो आइस के लिए क्या हो जाएगी ये LF, ये होती है हमारे पास में 80 कैलोरी पर ग्राम। कितनी होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, या फिर जो है 80 किलो कैलोरी पर केजी, ऐसा भी लिख सकते हैं। और जो है इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल, तो यहाँ पर ये किस में भी कन्वर्ट हो जाएगी, हमारी जूल में भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो जूल के तो ज्यादातर डेटा आपको गिवन होते हैं, कैलोरी में जो है आप याद रख सकते हैं इसको, है ना। इसी तरीके से अगर हम बात करें किसकी, अगर हम बात करें किसकी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की, है ना। तो यहाँ पर एक और जो हमारी क्वांटिटी है वो क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब वेपर बन रही हो, वाटर है, वाटर से किसमें 100 डिग्री सेल्सियस का जैसे वाटर है, तो जो है वाटर किसमें कन्वर्ट हो रहा हो, वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। यहाँ पर क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट required to change the state of 1 ग्राम या फिर 1 kg of water from of लिक्विड बोलेंगे ना, ऑफ लिक्विड टू वेपर। वेपर स्टेट में बदलने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड है उसको क्या कहते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको क्या बोल देते हैं, बाकी जो है एट कांस्टेंट टेम्परेचर वो हमारी चीज होगी ही होगी। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर होगी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, LV, किससे LV। तो यहाँ पर जो है फॉर वाटर जो है हमारी ये कितने होगी वेपराइजेशन, ये कितनी हो जाएगी हमारी LV जो होती है वो 580 कैलोरी पर ग्राम, या फिर जो है 580 किलो कैलोरी पर केजी। इस फॉर्म में दोनों में से कुछ भी जो है आप लिख सकते हैं। और फिर से जो है हम अगर 40 to 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है किस में भी कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि ये जो है हीट है ना, अगर आप कंपेयर करें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी से, तो 1 जो है वो क्या थी वाटर के लिए 1 डिग्री सेल्सियस पे 1 थी, कितनी थी 1 किलो कैलोरी पर केजी या फिर 1 कैलोरी पर ग्राम थी। जबकि ये क्या है, फ्यूज करने में 80 टाइम्स ज्यादा जो है क्या होती है, ज्यादा हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जबकि यहाँ पर क्या हो गया, ये कितना टाइम्स 580 टाइम्स ज्यादा हीट। तो इसी वजह से जो है कभी आप जो है हीट स्टीम जो है हमारे हाथ पे लग जाए तो बहुत ज्यादा जलन करती है, कंपेयर टू जो है अगर हम क्या करें उबलता हुआ वाटर ले, है ना। तो वहां पर जो है उसमें उतनी ज्यादा हीट कैपेसिटी नहीं होती है, जितनी लेटेंट हीट क्या होती है हमारी ज्यादा हार्मफुल होती है ना। तो इसको जो है हम देख सकते हैं, ये जो चीज है इसका हम यूज करके क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं, फिर जो है और भी क्वेश्चंस करेंगे हम। पहले हम जो है एक क्वेश्चन को इसको सोल्व करते हैं। क्या करें, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इनटू 100 डिग्री सेल्सियस। ये तो कितनी हीट की रिक्वायर्ड है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आप जो है क्या करें, स्टेप बाय स्टेप जो है चीजों को सोल्व करें। कैसा, सबसे पहले -10 डिग्री सेल्सियस का क्या है आपका आइस है, आइस है, इसको आपने क्या दी Q1 हीट दी, Q1 हीट दी, वो जो है हीट देने पर ये कन्वर्ट हो गया किसमें 0 डिग्री सेल्सियस की आइस में। और ये कौन सी हीट देनी पड़ेगी आपको, ये देनी होगी MS डेल्टा T, ठीक है। क्योंकि जो है आप देखें टेम्परेचर बदल रहा है तो क्या होगी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी, कौन सी वाली, आइस वाली, कौन सी वाली, आइस वाली। अब जो है ये क्या हो रहा है,
ये बदल रहा होगा किसमें, अब जो हीट दी जाएगी वो इसकी फेज चेंज में जाएगी, तो 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर में ये कन्वर्ट होगी। इसके बाद देखें, अब जो है इसका टेम्परेचर बदलेगा और हम इसको जो है, अच्छा इसको यहाँ पर जो है Q2 जो है वो क्या हो जाएगी MLF, है ना, फ्यूजन में हो रहा है यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, टेम्परेचर राइज हो रहा है, Q3 MS वाटर डेल्टा T, ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर, है ना, और ये क्या करें स्टीम में बदलना है। अब ये क्या करें आप 100 डिग्री सेल्सियस का क्या बदल देंगे, इसको स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे, कौन सी हीट, Q4 MLV। ये तो नेट हीट जो आई हमारी वो क्या आई, Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, ठीक है, ये हमारी जो है नेट हीट होगी। यहाँ पर देखें ये होगी हमारे पास में M1 M S आइस डेल्टा T प्लस MLF प्लस M SW डेल्टा T प्लस MLV, ये अलग अलग जो है हमारी हीट होगी। देखें यहाँ मास को तो बाहर ले लेते, यहाँ पर देखें एस आइस कितनी थी हमारे पास में, अभी हमने किया था कैलोरी में ले तो 0.5, टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ कितना है 10 डिग्री सेल्सियस का, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे सिर्फ क्या रह गया LF, ये कितनी थी हमारी, अभी अभी हमने देखा 80। यहाँ SW कितनी थी 1, डेल्टा टी कितना है 100 प्लस M बाहर ले लिया, ये था हमारा कितना 580, M कितना है 10, उसको हम जो है 1 ग्राम है ना, 1 ग्राम है तो ये जो 1 ही हो गया यहाँ पर। अब ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, Q इक्वल टू 1, ये आ जाएगा 5 प्लस 80 प्लस 100 प्लस 580, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में 85 प्लस 100 185 प्लस 580, है ना, तो ये कितना हो जाएगा देखें, हो जाएगा 560 और ये 7, तो ये 765 यही होगा, ठीक है। 765 कैलोरी जो है हमारी क्या होगी, हीट रिक्वायर्ड होगी, ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। 540 होगा बच्चों ये ना, 540 होगा यहाँ पर, 540 है ये ना, 540, ठीक, तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा फिर ये 540 ये वाला 540, अब यहाँ 540 लोगे, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 725, कितना हो जाएगा 725, ठीक है, ये 725 कैलोरी जो है हीट रिक्वायर्ड होगा ना, तो वो जो है हम देख सकते हैं। ऐसे ही जो है हीटिंग कर्व, अभी अभी जो हमने देखा इसको जो है अलग अलग स्टेप्स को हम क्या करें कर्व की के साथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या दे रहे हैं कर्व में, अगर मैं यहाँ देखूं तो ये है क्या हमारे पास में हीट, और यहाँ पर क्या है हीट, हीट नहीं इसको टेम्परेचर, यहाँ पर क्या है टेम्परेचर टाइम के साथ में, ठीक, और यहाँ टाइम इंक्रीज कर रहे हैं उधर टेम्परेचर जो है हम देखते जाएंगे। किसी सब्सटेंस को क्या करें, जैसे वाटर ही ले लें आप, तो यहाँ पर जैसे -10 डिग्री सेल्सियस ले रहे थे तो नेगेटिव टेम्परेचर से अगर हम बढ़े हैं तो यहाँ माइनस का जैसे 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर लिया है ना, तो कुछ भी नेगेटिव टेम्परेचर इनिशियल ले लिया मैंने यहाँ पर नेगेटिव डिग्री सेल्सियस, कुछ भी नेगेटिव में वैल्यू 0 पर, तो ये जो है शुरू में क्या होगा राइज करेगा, टेम्परेचर राइज किया, यहाँ पर कुछ जो टेम्परेचर मिला टाइम के साथ में टेम्परेचर क्या कर रहा है राइज कर रहा है, जैसे ही क्या मिला यहाँ पर टेम्परेचर आपको मिला 0 डिग्री सेल्सियस, क्या मिल गया 0 डिग्री सेल्सियस, ये टेम्परेचर क्या हो जाता है फिर से कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर क्या थी स्पेसिफिक हीट Q इक्वल टू MS आइस डेल्टा T, अब यहाँ पर क्या हो जाएगी Q इक्वल टू ML, है ना, ये क्या होगा हमारा फ्यूजन, ठीक। अब इसके बाद में क्या होगा टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा कहाँ तक, जब तक कि फेज क्या नहीं हो जाती ऐसी स्टेट पर नहीं आ जाती कि जो है अब क्या होगी वो चेंज होगी, यहाँ पर फेज चेंज होगी,
यहाँ पर क्या थी, स्पेसिफिक हीट Q इक्वल टू एम एस वाटर डेल्टा टी। इसके बाद में क्या है, टेम्परेचर फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, ये बन जाएगा स्टीम में Q इक्वल टू एम एल वी, ठीक। एंड देन उसके बाद में फिर से टेम्परेचर जो है बनने लगेगा, जब पूरी की पूरी जो है वेपर जो है क्या हो जाएगी, वाटर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इस तरीके के जो है क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। यहाँ स्लोप जो है, अगर हम यहाँ स्लोप देखें, यहाँ पर जब टाइम है ना, तो इसको जो है टाइम हम हीट के साथ में जो है टाइम को देख रहे थे ना, ये हीट भी है हमारा। तो यहाँ पर हीट अगर हम स्लोप देखेंगे तो स्लोप जो है वो क्या है हमारे पास में, जैसे ये हीट है और ये टेम्परेचर है, तो स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास में, डेल्टा टी या डी टी बाई डी क्यू, ठीक है, डी टी बाई डी क्यू। और यहाँ पर अगर मैं डी क्यू इजकल टू एम एस डी टी देखता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी क्यू इजकल टू क्या जाएगा, 1 बाई एम एस, क्या जाएगा 1 बाई एम एस यहाँ पर। तो ये किसके इक्वल है, 1 बाई एम एस के भी इक्वल है। तो यहाँ से जो है स्लोप से हमारे को ये पता चल रहा है। जो इक्वेशन है इस क्वेश्चन को देखेंगे, इस क्वेश्चन को देखना क्या कह रहा है कि जो है आपको टेम्परेचर और हीट, अभी जो हमने ग्राफ देखा वो किसका, टेम्परेचर और हीट का, शोइंग द हीट एब्जॉर्ब बाय द ईच स्टेप ऑफ द टोटल फॉर द टोटल हीट एब्जॉर्ब बाय 10 ग्राम, जो है आइस जो है हमारा 10 ग्राम का है, एट -10 डिग्री सेल्सियस टू बिकम स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस। सेम जो है हमारा क्वेश्चन था, अभी जो हमने इससे पहले वाला जो क्वेश्चन किया था, है ना, ये क्वेश्चन किया, इसी के लिए जो भी है क्या बन गया, ग्राफ बन गया, ऐसा ही ग्राफ बनेगा। और इस क्वेश्चन के लिए भी क्या है, यही सेम ग्राफ भी ना, उसी के लिए हमने ग्राफ बना लिया। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर जो है ग्राफ को देखें तो क्या कह रहे हैं, विच ऑफ दी, जो हमने जो है यहाँ टाइम है, तो अभी हमने टाइम की भी बात करी थी, वहां पर भी देख सकते हैं, हीट के साथ में भी देख सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी हम टाइम के साथ में इसको चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर विच ऑफ दी सब्सटेंस एबीसी हैज द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट, जो है सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हीट किसकी होगी। द टेम्परेचर टाइम ग्राफ जो है यहाँ पर दिखा रखा है आपको, टेम्परेचर टाइम है। तो यहाँ अगर मैं देखूँ Q इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू एम एस डी टी, ऐसा होगा। तो यहाँ पर अगर मैं टाइम का डिवाइड लगा दूं तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू एम एस डी टी बाई स्मॉल टी। यहाँ पर स्लोप देख लेते हैं एक बार, ठीक, डी टी बाई स्मॉल टी, तो ये क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इंटू 1/ms, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोले, देखो ये क्या है हमारा स्लोप हुआ, ये क्या हुआ हमारा स्लोप हुआ। तो स्लोप को अगर मैं देखता हूँ तो स्लोप किसके लिए ज्यादा है, इस वाले के लिए जो है हाईएस्ट क्या है, स्लोप है। जब हाईएस्ट स्लोप है इसका मतलब स्लोप हाईएस्ट है, तो एमएस क्या जो है एफ, यहाँ एस देखेंगे तो ये क्या होगा, ये जब हाई है तो ये क्या होगा, मिनिमम होगा। तो किसके लिए ये हाई है, ए के लिए जो है डी टी बाई डी टी हाई है, तो जो है एस क्या होगा, उसके लिए सबसे लो होगा। तो सी के लिए देखें, सी को देखें तो जो है स्लोप क्या है इसका सबसे कम है, तो जो है एस क्या होगा इसका सबसे ज्यादा होगा, जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सी, ठीक है। इस तरीके से क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट जो है इसी तरीके से क्वेश्चंस को हम जो है सोल्व करें आगे। ये क्या कह रहा है देखें, 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, 5 ग्राम आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, dropped in a beaker containing 20 ग्राम of ice water at 40 डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, पहले क्या थी 5 ग्राम आइस, यहाँ पर देखें आइस, इसका टेम्परेचर जो है कितना 0 डिग्री सेल्सियस, और जो है दूसरा क्या दे रखा हमारे को 20 ग्राम ऑफ वाटर, 20 ग्राम वाटर दे रखा है 40 डिग्री सेल्सियस का। देन ऑल द आइस विल नॉट मेल्ट, जो है अलग अलग जो है मिक्स करा रहे, ऑल आइस विल मेल्ट एंड रिजल्टेंट टेम्परेचर विल बी 0। तो यहाँ पर क्या है, मिक्सिंग करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, मिक्सिंग करा रहे हैं। तो जो है अभी हम यहाँ पर मिक्सिंग वाला केस है उसको देख लेते हैं। यहाँ देखें, अगर मैं यहाँ बात करूँ कि जो हीट लॉस, ये वाली बॉडी क्या करेगी, ये वाली बॉडी इसका हीट लॉस होगा और इसका हीट क्या होगा, गेन होगा। तो यहाँ पर देखूं अगर मैं, तो ये बॉडी जो है हीट क्या कर रही होगी, लॉस कर रही होगी, तो इसकी हीट जो है, हीट यहाँ पर देखो मैं, है ना, तो यहाँ पर
एम एस डेल्टा टी, ये जो है हीट लॉस कर रही होगी, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर तक जा रही होगी। तो अगर मैं इसका टेम्परेचर जो है क्या मान लूँ 0 डिग्री सेल्सियस की, जो है लास्ट में क्या हो जाए 0 डिग्री सेल्सियस हो जाए, तो ये कितना हो जाएगी यहाँ पर देखें, Q इक्वल टू एम कितना है यहाँ पर 20, एस कितना है वाटर के लिए 1, और टेम्परेचर डिफरेंस जो है 0 डिग्री सेल्सियस होने के लिए ये हो जाएगा 40, मतलब कि ये 800 कैलोरी हीट जो है ये रिलीज कर देगा। अच्छा, इसको जो है आइस से वाटर बनने में कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी, अमाउंट हीट रिक्वायर्ड टू चेंज इनटू 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, है ना, वो कितनी, Q डैश बोल देता हूँ उसको, है ना, कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी देखते हैं यहाँ पर, वो होगी एम एस आइस डेल्टा टी प्लस एम इंटू एल। तो आइस के लिए देखें कितना, ये कितना था ग्राम 5, ये था 0.5, और डेल्टा टी कितना 0 डिग्री सेल्सियस का ये है ना ये, तो यहाँ पर तो सिर्फ एम एल लगेगा, सिर्फ क्या लगेगा एम एल लगने वाला है। एम एल कितना 80 इंटू 5 इंटू 80, ठीक है, ये हो जाएगा 400 कैलोरी, क्या हो जाएगा 400 कैलोरी। अब इसको हीट कितनी चाहिए थी 400 कैलोरी, इसके पास कितनी है, जब ये 0 डिग्री सेल्सियस पर आएगा तो इसके पास है 800, तो क्या होगा ये मतलब कि कंप्लीटली क्या हो चुका होगा, मेल्ट हो चुका होगा, ठीक है, कंप्लीटली क्या हो चुका होगा, मेल्ट हो चुका होगा। अभी कितनी बची इसके पास में 400, रिमेनिंग हीट जो है वो कितनी है, वो है 400 कैलोरी, ठीक है, 400 कैलोरी। और टोटल टेम्परेचर जो है मास कितना हो गया, ये जो है 20 इसका और 5 इसका, है ना, तो जो है ये कितना है 400, तो हीट है, मास कितना है यहाँ पर हो गया 25, एस वाटर ही है, अब उसी का टेम्परेचर चेंज हो रहा है 1, और डेल्टा टी अभी कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, बाद में जो है कितना हो जाएगा 0 से कितना टी, या टी माइनस 0, ऐसा। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पर देखें तो हो जाएगा 425T, इसको कैंसिल करें, तो ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास में, इसको मैं 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1600, ये हो जाएगा 100T, तो ये हो जाएगा T इज इक्वल टू 16 डिग्री सेल्सियस। तो जो इक्विवेलेंट टेम्परेचर ऑल द आइस विल मेल्ट हो जाएगी, और रिजल्टेंट टेम्परेचर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। तो सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट होगा फिर, ठीक। यहाँ पर उसी तरीके से क्वेश्चन है एक और, क्या कह रहे हैं 10 ग्राम ऑफ स्टीम जो है कितना है 10 ग्राम में है, 100 डिग्री सेल्सियस पर है, मेल्ट हाउ मच आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो है जो 100 डिग्री सेल्सियस की जो आइस है, वो 10 ग्राम जो आइस है वो कितने जो है अमाउंट ऑफ, कितने मास ऑफ आइस को 0 डिग्री सेल्सियस तक जो है कन्वर्ट, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस है उसको कन्वर्ट कर सकती है, कितने अमाउंट, मतलब कि कितना मास जो है, लेटेंट हीट 80 और 540 किलो जो है कैलोरी हमारे को दे रखी है। तो यहाँ पर जो है हमारे को 10 ग्राम स्टीम है, और ठीक है, अगर हम इसको शुरू से करें तो जो है हमारे पास में देखें, अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने -10 डिग्री सेल्सियस की आइस को कन्वर्ट किया था कितने में 1 ग्राम ना, 1 ग्राम की आइस को कन्वर्ट किया था कितने में 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम किया था, है ना। तो उसमें अगर मैं यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस तक का पार्ट छोड़ दूं तो ये कितने था 5 कैलोरी, ये कितनी थी 5 कैलोरी, तो सिर्फ कितनी बची 200 720 कैलोरी। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने इसके उसमें 725 है, तो सिर्फ कितनी बची 720 कैलोरी बचेगी, है ना। तो 720 कैलोरी जो है इसके पास में हीट है,
720 कैलोरी जो है क्या रहेगी, हीट रहेगी। 720 कैलोरी से ये जो है कितनी, अब जो है 720 इंटू 10, इसके पास में कितनी है, इंटू 10 जो है अमाउंट ऑफ हीट थी। तो ये हो जाएगा 7200 कैलोरी हीट है इसके पास में। इससे कितने मास को जो है ये क्या कर सकता है, कन्वर्ट कर सकता है आइस में। तो ये कितना होगा, m इंटू एल, ये देख लेते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा, m, l कितना है हमारा 80, 7200, ठीक, ये कैंसिल हो जाएगा 9 नोट, ठीक है, 90, ये कितना आ जाएगा, m इज इक्वल टू 90 ग्राम, कितना आ जाएगा 90 ग्राम आइस जो है वो क्या हो जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस की आइस जो है स्टीम में कन्वर्ट कर सकता है, इतनी हीट है ना ये, ठीक है। तो ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ओके, कुछ क्वेश्चन और है, क्या कहें देखें। एट टैप सप्लाई वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस, अनदर टैप जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर है, ठीक। हाउ मच हॉट वाटर मस्ट बी टेकन सो दैट वी गेट 20 kg of water at 35 degree Celsius. How much hot water must be taken so we get 20 kg of water at 35 degree Celsius, ठीक है। How much, ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक। तो ये जो है ये क्या है हमारे पास में, ये कोल्ड वाटर है, ये क्या है कोल्ड वाटर है, और ये क्या है हमारे पास में जो है हॉट वाटर है। अभी कह रहे हैं कि जो हॉट वाटर है ना, ये हॉट वाटर हमें को कितना लेना चाहिए कि जो है मिक्स जो मिले हमारे को वो 20 kg का मिले, और यहाँ पर 35 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो मिक्सचर का, ठीक है। तो तो यहाँ पर सीधा सा लिख लेते हैं, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन। हीट लॉस कौन करेगा ये, तो इसका मास ले लेते हैं क्या, m1 s वाटर डेल्टा टी, टी कितना, यहाँ पर टी कितना बोल रहे कि हमारे पास में बाद में जो है इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, कम हो जाएगा। शुरू में जो है वो कितना है 100 डिग्री सेल्सियस माइनस टी, बाद में जो है वो जो दूसरा है इसका मास वो m2 है, और ये भी कितना है वाटर है SW, और इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा 10 माइनस टी माइनस 10, टी माइनस 10 है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा m1 इंटू 100 माइनस m1 टी, ओके। यहाँ पर टी भी हमारे को गिवन है तो इसको भी लिख ही लेते हैं साथ में। ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा 35, 35 माइनस 100 माइनस 35, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा m2, ये हो जाएगा 35 माइनस, ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो यहाँ पर m1 बाई m2 ये आ गया हमारे पास में 25 बाई 65, मतलब 5 बाई 13, नहीं 5 टाइम्स 13 टाइम्स, ठीक है, 5/13। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या है m1 प्लस m2, ये कितना है 20 kg, ये कितना दे रखा है 20 kg। तो अच्छा यहाँ से जो है m1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/13 m2, ठीक। m1 ये मैंने कितना लिया है, ठीक है, m1 ही लिया है ये, है ना, ये m1 ही लिया है, तो यहाँ कितना हो जाएगा m1, या फिर मैं इसको m2 ले लेता हूँ, m2 इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में कितना m1 65/25, तो m2 जो है आ जाएगा m1 13/5, ठीक है, 13/5 ले लेंगे। यहाँ m1 प्लस m1 13/5 इक्वल टू 20, ये हो जाएगा 5, और 18 m1/5 इक्वल टू 20, ठीक, ये हो जाएगा m1 इक्वल टू
100/18 100/18 kg 100/18 kg। तो ये लगभग जो है हमारे पास में कितना आ जाएगा, T by 5.5 kg, ठीक है ना। लगभग कितना 5.5 kg लेना पड़ेगा मुझे हॉट वाटर, और बचा हुआ क्या मेरे को कोल्ड वाटर, ये है ना। तो इस तरीके से जो है हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर देखें क्या कह रहे हैं, एक क्वेश्चन है 5 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज ड्रॉप्ड इन अ बीकर कंटेनिंग 20 ग्राम, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन है बच्चों, जो है इसको आसानी से आप कर सकते हैं। मिक्सिंग वाले क्वेश्चन है, मिक्सिंग वाले क्वेश्चन इसी तरीके से किए जाते हैं, ठीक है। तो मिक्सिंग वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप। यहाँ पर जो है हम एक जो है फेज डायग्राम की बात कर लेते हैं। फेज डायग्राम क्या है, यहाँ पर जब हम क्या करते हैं अलग अलग फेजेस को देखें, तो हमारे पास में फेजेस क्या है, पहली है सॉलिड, फिर है लिक्विड, और तीसरी क्या है गैस, ठीक। फेज जो है चेंज होने की, वो हमारे पास में क्या क्या होती है, सॉलिड बदल रहा हो किसमें, लिक्विड में। एक चीज क्या हो सकता है, लिक्विड बदल रहा हो किसमें, गैसेस में बदल रहा हो, है ना ये। और एक और क्या हो सकता है, जो है सॉलिड वो डायरेक्ट बदल रहा हो किसमें, गैसेस, है ना। तो इसको तो बोलते हैं सॉलिड लिक्विड में बदल रहा हो, तो इसको बोलते हैं क्या हम, जो है फ्यूजन। फ्यूजन या फिर जो है हम फ्रीजिंग। फ्यूजन हो सकता है जब वो मेल्ट हो रहा हो, और जब वो फ्रीज हो रहा है तो वो फ्रीजिंग हो गया, ठीक। लिक्विड और गैस का, इसका वेपराइजेशन या फिर मेल्टिंग, ठीक। और सॉलिड का गैस में, इसको क्या बोलते हैं आप, सॉलिड का गैस में जो कन्वर्ट हो रहा है इसको बोलते हैं क्या आप, सब्लिमेशन। तो यहाँ पर जो अगर हम ग्राफ बनाए, एक इस तरीके से ग्राफ बना रहे हैं, देखिएगा क्या कि क्या करें, प्रेशर, ये क्या है, प्रेशर है आपका, प्रेशर ये किलो पास्कल में, और टेम्परेचर, टेम्परेचर ये है आपका डिग्री सेल्सियस में, ठीक। तो एक ग्राफ जो है इस तरीके से हम देख रहे हैं कि क्या एक ऐसा पॉइंट पॉसिबल है कि तीनों ही जो है फेजेस क्या हो, एक साथ में हमें मिल जाए। देखें यहाँ पर ये O, ये A, ये B और C। यहाँ पर जब हम क्या करते हैं टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिला शुरू में, ये क्या है हमारा सॉलिड, ये क्या है सॉलिड, ये कन्वर्ट होता जाता है किसके साथ में, C। ये क्या कह रहे हैं कि जो है हमारी जो स्टेजेस है ना, तो यहाँ पर जो है अगर हम देखें शुरू में जो है हमारे पास में क्या है सॉलिड है ना, बहुत कम टेम्परेचर है, बहुत कम टेम्परेचर है, प्रेशर भी कम है, तो हमारे पास में क्या होता है सॉलिड स्टेट होती है। सॉलिड स्टेट ये वाला रीजन जो है किसका है, सॉलिड स्टेट का। अगर हम क्या करें उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, प्रेशर बढ़ाते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड स्टेट में, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है ये OC जो है ये कर्व क्या है, सॉलिड लिक्विड फेज जो है, यहाँ पर क्या मिलेगा सॉलिड और लिक्विड दोनों ही स्टेट मिलेगी, ये वाला, जब हम इस तरीके का प्रेशर और टेम्परेचर को वेरी कराते हैं तब। साथ ही देखें जब टेम्परेचर और राइज करे तो लिक्विड जो है वो गैसेज स्टेट में भी कन्वर्ट होता है, लिक्विड क्या होता है गैसेज स्टेट में भी कन्वर्ट होगा। और ये जो है OB ग्राफ है जो है ये क्या है, इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर दोनों ही स्टेटेड जो है फेजेस क्या है पॉसिबल हो सकती है, किस पर, OB पर, ठीक। तो ये जो है सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड क्या है हमारी OC है, लिक्विड गैसेस ये क्या है हमारी OB है, ये क्या है हमारी OB स्टेज है। और एक हमें ऐसे भी स्टेज जो है फेज मिलता है जहां पर सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं, दोनों सेम फेज में होते हैं, क्या होंगे दोनों सेम फेज में होंगे, तो वो क्या होंगे हमारे पास में OA। सॉलिड सिर्फ कहाँ मिला, सॉलिड मिला कहाँ पर हमारे को AOC में, लिक्विड मिला हमारे को कहाँ पर COB में, और गैसेस मिला कहाँ पर हमारे को AB और O में, AOB में। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट है,
पी पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं हम क्या, ट्रिपल पॉइंट। ये क्या हमारा ट्रिपल पॉइंट। ये ट्रिपल पॉइंट क्या है, ये ऐसा पॉइंट है जहां पर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों ही क्या करती हैं, एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। ये क्या है, ट्रिपल पॉइंट। इट इज द पॉइंट where all three phases can be seen। ठीक है ना, जहां पर तीनों फेजेस को क्या कर सकते हो आप देख सकते हो, सॉलिड भी, लिक्विड भी, गैसेस भी। ये जो टेम्परेचर है इसकी होता है हमारे पास में 0.01 डिग्री सेल्सियस, और जो प्रेशर है वो कितना होता है, लगभग 0.6 किलो पास्कल, है ना, ये हमारा प्रेशर होता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है ये क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक, तीनों ही मिल जाएंगे कहाँ पर, ओ पॉइंट पर। ये हमारे किसके लिए, वाटर के लिए, और वाटर के लिए, है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो ये फेज डायग्राम है कम यूजफुल है, लेकिन ट्रिपल पॉइंट को समझाने के लिए जो है ये हमारे लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल होता है। ऐसे ही CO2 गैसेस के लिए भी होता है, अलग अलग गैसेस जो है उनके लिए हम ट्रिपल पॉइंट ऑब्टेन कर सकते हैं। ये हमारा था क्या, तीनों फेजेस को दिखाने के लिए, और उसमें क्या मिलता है हमारे को, ट्रिपल पॉइंट भी मिलता ही है ना। तो यहाँ पर जो है हमारे जो भी लेक्चर है ये आपको मिल ही रहे हैं, साथ के साथ में जो है आप देखें कि जो है हमारे जो कोर्स है उसमें आपको कोर्स के साथ में आपको जब हमारी वेबसाइट पे जाएंगे और तो उस कोर्स में आपको नीट जो भी हमारे लेक्चर चल रहे हैं, लेक्चर यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल है, साथ ही उनकी एनोटेशन PDF आपको फ्री अवेलेबल है। चैप्टर वाइज मतलब ये जो है जितना भी कोर्स पढ़ाया जा रहा है उसके साथ में उसके एनोटेशन PDF है। चैप्टर वाइज जो है कंसाइज एक एक्सरसाइज है, बहुत यूजफुल जो है हमने ये बनाई एक्सरसाइज। लेक्चर वाइज असाइनमेंट्स है, असाइनमेंट जो है वो क्या है, हमारे हर लेक्चर के साथ में असाइनमेंट अपलोड होते रहते हैं, वो भी है। माइनर टेस्ट जो है हर 15 डेज में क्या होते हैं आपके, माइनर टेस्ट होते हैं, है ना, और मेजर टेस्ट। अभी जो हमारे माइनर टेस्ट हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारा कोर्स खत्म होगा, जैसे हमारा 11 का कोर्स खत्म हो रहा है, 30 का फिजिक्स का, देन जो है आपको क्या होगा, एक माइनर टेस्ट भी मिल, और जो है मेजर टेस्ट हमारे शुरू हो जाएंगे उसके बाद में, और लास्ट में जो है आपको एक सीरीज ऑफ मेजर टेस्ट मिलेंगे। PYQ सॉल्यूशन जो है हमारी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल है, जो कि आपको लिए बहुत हेल्पफुल होंगे कि किस तरीके से जो है फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन आते हैं, कैसे हमारे को प्रैक्टिस करनी चाहिए, है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने देखें आज के लेक्चर में क्या क्या चीजें हमने जो है कवर करी है। वो जो है हमारे पास में क्या है, पहली चीज देखें, ये जो है हमारे पास में क्या थी, ठीक है, टेम्परेचर स्केल, है ना, टेम्परेचर स्केल बहुत इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, जिसमें क्या देखते हैं आप, कोई भी टेम्परेचर लोअर फिक्स्ड पॉइंट और अपर फिक्स्ड पॉइंट, अपर फिक्स्ड पॉइंट माइनस लोअर फिक्स्ड पॉइंट, ये हमारा जो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो था हमारा हीट में, वो क्या थी हमारी, स्पेसिफिक हीट, वो क्या थी हमारी, Q इजकल टू MS डेल्टा T, है ना, Q इजकल टू MS डेल्टा T। फिर हमने देखा क्या, लेटेंट हीट हमारी क्या थी, Q इजकल टू L। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जिसका यूज करके हम वेरियस क्वेश्चंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है आज के लेक्चर के। मिलते हैं आपसे बच्चों, फिर मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अपनी तैयारी को बहुत ज्यादा जो है एक्सेलरेट कीजिए अब, क्योंकि ये जो लास्ट टाइम है इस टाइम को जो है आपको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।